स्वागत है आप सभी का तफ्तीश के इस कड़ी में। मैं हूं आलोक सिंह। तफ्तीश के इस कड़ी की शुरुआत जी संगम के खबर के बड़े असर से। हमीरपुर के एसपी डीपी सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हमीरपुर के इस मामले में फोन पर इस पूरे मामले की समीक्षा ली और उसके बाद एसपी डीपी सिंह को सस्पेंड करने की कार्रवाई की गई है। वहीं हमीरपुर में हुई फायरिंग के मामले में मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। इस मुद्दे को लेकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से बात की और उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी है। साथ ही बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने डीआईजी ज्ञानेश्वर तिवारी और जांच टीम से भी मुलाकात की। हमीरपुर में छेड़खानी से परेशान होकर आत्मदाह करने वाली छात्रा के मामले में पुलिस ने एक आरोपी जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया है, जबकि दूसरा आरोपी भूरा यादव अभी भी फरार है। इसके साथ ही पुलिस ने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन और हंगामा करने के आरोप में 18 नामजद और सैकड़ों अज्ञात लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया है, जिसमें से 16 लोगों को जेल भेज दिया गया है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमीरपुर पुलिस पर आरोप है कि उसने छात्रा के पिता को रात में थाने पर बुलाया, उनकी पिटाई की गई और उन पर दबाव डालकर रात में ही छात्रा का अंतिम संस्कार करवा दिया गया। आपको बता दें कि छात्रा की माता, भाई और बहन को अभी भी छात्रा के शव के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमीरपुर के बिनवार थाना इलाके में पुलिस की लापरवाही और प्रशासन के लचर रवैये के चलते शोहदों से तंग आकर एक छात्रा को मौत को गले लगाना पड़ा। 12वीं की छात्रा के साथ इलाके के ही जितेंद्र और भूरा यादव नाम के दो भाई आए दिन छेड़खानी को अंजाम दिया करते थे, जिसका पीड़ित ने कई बार विरोध किया। पुलिस में शिकायत करने के बावजूद आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। हैरानी की बात ये कि मामला जब मीडिया में गरमाया और लोगों ने अपना आक्रोश जाहिर किया तो आरोपियों पर कार्रवाई करने की जगह मृतक छात्रा के परिजनों को ही पुलिस ने परेशान किया और छात्रा के शव को अंतिम संस्कार परिजनों की गैर हाजिरी में कर दिया। थाने में लेके तो पता नहीं जो है, तो कल रात से आप लोगों को मिली ही नहीं जो है, हैं? नहीं। आपके पति और बाकी लोग कहाँ हैं? पता नहीं। पता नहीं। पुलिस क्या बता रही है? वो कह रही है हमीरपुर में काम करो, कहते सरकारी काम कुछ करवाओ। अब पता नहीं क्या करवाओ, तो मारा थे, कूटा थे, क्या करा थे, पता नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं अंतिम संस्कार रात को कर दिया गया है, क्या नहीं? कोई लाया ही नहीं यहाँ पे, कहाँ से हो गया अंतिम संस्कार? तो नहीं मालूम कुछ भी जो है, कुछ भी नहीं मालूम। फेंक दिया कि जला दिया, किसने किया ये कुछ नहीं मालूम। आरोपियों पर शिकंजा कसने के बजाय पुलिस पर पीड़ित परिवार के ही लोगों को थाने में पीटने का आरोप लगा है। वारदात के दूसरे दिन परिजन अचानक गायब हो गए। इस पर पुलिस चुप्पी साधे हुए है। आपके पति और बाकी लोग कहाँ हैं? पता नहीं। पता नहीं। पुलिस क्या बता रही है? वो कह रही है हमीरपुर में काम करो, कहते सरकारी काम कुछ करवाओ। अब पता नहीं क्या करवाओ, तो मारा थे, कूटा थे, क्या करा थे, पता नहीं। परिजनों ने तो अब इंसाफ की आस तक छोड़ दी है। पुलिस और प्रशासन से उसका विश्वास उठ गया है। उनकी रिश्तेदारी ज्ञान सिंह यादव है जो सपा नेता में, उनसे है। को लगता है कि आपकी बहन की जान गई, उसके बाद आप लोग को न्याय मिल पाया? हमें तो नहीं लगता न्याय मिल पाएगा। 5 लाख का मुआवजा दिया गया, मुआवजा लोगे? मुआवजा हम कबूल नहीं करेंगे। क्या चाहते हो? हम सजा चाहते हैं। पुलिस पर आरोप है कि उसने छात्रा के पिता को रात में थाने में बुलाया, उसकी पिटाई की और उन पर दबाव डालकर रात में ही छात्रा का अंतिम संस्कार करवा दिया। देखिए, मैं अभी बाहर से आ रहा हूँ। मृतका अभी आपके सामने ये संस्कार में मृतका का अंतिम संस्कार, जैसा कि यहाँ अधिकारियों ने बताया है, कल हो गया है मृतका का अंतिम संस्कार और सारे लोगों की मौजूदगी में हुआ है। सर, परिवार का कोई भी व्यक्ति उसमें शामिल नहीं था? परिवार के जो माँ, बेटी, वो सारे लोग का कहना कि हमें जानकारी ही नहीं कि शव कहाँ है, उसका अंतिम संस्कार हुआ या नहीं हुआ। इतनी गुपचुप ढंग से देर रात अंतिम संस्कार कराने की जरूरत क्या थी? इसके बारे में अभी डीएम एसपी साहब से बाइट ले लीजिए आप, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले लौटा हूँ बाहर से, आउट ऑफ स्टेशन था। छात्रा की माँ, भाई और बहन को भी अभी तक छात्रा के शव के बारे में कोई जानकारी नहीं है। गायब है आपके परिवार? तो चाचा, पापा, मामा और गांव मोहल्ले इनको पता नहीं है, 4-5-6 जन इनको, और वो फटफटा दे पर। पुलिस का ये रवैया कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या पुलिस किसी के दबाव में काम कर रही है?
परिजनों को भी अपनी बेटी के अंतिम संस्कार के बारे में जानकारी नहीं है। क्या एसपी कार्यकर्ताओं से पुलिस डर गई है? क्या महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर किए जाने वाले वादे खोखले हैं? क्या एसपी सरकार में कुछ लोगों को गुंडागर्दी करने का लाइसेंस दे दिया गया है? क्या ऐसे असामाजिक तत्वों के आगे सरकारी तंत्र बेबस हो गया है? ऐसे में सवाल ये, क्या यूपी की बेटियां मंचलों के खौफ से आखिर कब तक जलकर मरती रहेंगी? हमीरपुर से ब्रजेश श्रीवास्तव, जी मीडिया। अब आपको बताते हैं कि हमीरपुर के दिल दहला देने वाले इस मामले में कब कब क्या क्या हुआ। तारीख 25 जुलाई 2015, बेवारा थाना इलाके की रहने वाली 12वीं छात्रा सुबह कोचिंग जा रही थी। रास्ते में जितेंद्र और भूरा नाम के युवकों ने छेड़छाड़ शुरू कर दी। विरोध करने पर छात्रा के साथ मारपीट की गई और उसका सिर फोड़ दिया गया। डरी हुई छात्रा घर वापस लौट आई। परिजनों को उसने पूरी बात बताई। इस घटना की शिकायत करने परिजन थाने के लिए निकले ही थे कि घर में मौजूद छात्रा ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालकर खुद को आग लगा ली। छात्रा की अस्पताल में मौत हो गई और मौत की खबर सुनकर परिजनों ने पुलिस के खिलाफ शव रखकर विरोध प्रदर्शन किया। भीड़ पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिसमें इलाज के दौरान एक शख्स की मौत हुई। पुलिस पर परिजनों की गैर हाजिरी में शव का दाह संस्कार करने का आरोप है। 26 जुलाई 2015 पुलिस ने एक आरोपी जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया। 16 अन्य आरोपियों को जेल भेजा गया। सीएम के मामले का संज्ञान लेने के बाद हमीरपुर के एसपी डीपी सिंह को सस्पेंड किया गया है। हमीरपुर फायरिंग मामले में मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए गए। तो हमीरपुर में सामने आई वारदात ने पूरे प्रशासनिक सिस्टम और सरकार को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। आरोप एसपी नेता पर आरोपी यादव बंधुओं को बचाने के लग रहे हैं, जिसके दबाव में आकर खाकी कार्रवाई करने से बचती नजर आई। क्या प्रदेश के दूसरे जिलों का हाल भी ऐसा ही है? इस सवाल का जवाब जी संगम की टीम ने ग्राउंड जीरो से जाना। प्रदेश के अलग अलग जिलों में जब आम लोगों से बात की गई तो यही सच सामने आया कि एसपी नेताओं का दफ्तर पुलिस थानों में लगता है और इसका नतीजा यह होता है कि पीड़ितों को दबाया जाता है और दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। देखिए तफ्तीश की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। उत्तम प्रदेश के दावे करने वाला यूपी क्राइम प्रदेश बन गया है। यहां जुर्म को जिस अंदाज में अंजाम दिया जाता है वो ये बताने के लिए काफी है कि खाकी का खौफ प्रदेश में खत्म हो चुका है। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भी अपने समाजवाद के सिपाहियों को नसीहत देते हुए थानों की राजनीति से दूर रहकर जनता के हितों से जुड़े काम करने को कहा था। अगर कई साथी नेता हैं जो थाने की राजनीति करते हैं, अगर वो न्याय दिला दें तो आपकी सरकार पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता। अखिलेश की नसीहत का क्या असर हुआ है? प्रदेश के कानून व्यवस्था का हाल ये बताने के लिए काफी है। सवाल ये कि बढ़ते अपराध पर लगाम लगा पाने में नाकाम सरकार अब क्या करेगी? जी संगम की टीम ने प्रदेश की जनता से ही इस सच को जानने की कोशिश की। सवाल ये कि क्या एसपी नेताओं ने थाने की राजनीति छोड़ दी है? कानपुर में जब आम लोगों से जी संगम की टीम ने बात की तो आरोपों के घेरे में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और उनसे जुड़े लोगों पर गंभीर आरोप लगे। आरोप ये कि एसपी से जुड़े लोगों पर पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं करती, जिससे दबंगों के हौसले और बुलंद होते हैं। सुरक्षा की बात करिए, अब सुरक्षा कहाँ है? जहाँ चाहते हैं वहाँ कब्जा कर जाते हैं, जहाँ चाहते हैं वहीं गुंडाई करते हैं। बड़े नेता उनके ऊपर हाथ रख के छोटे छोटे मोहल्लों में, बूथों में, वार्डों में, कॉलेजों में लड़कों को गुंडे बना रहे हैं, वर्चस्व की लड़ाइयाँ लड़वा रहे हैं। अभी हाल ही में कानपुर आए पुलिस डीजीपी जगमोहन यादव से जब एसपी कार्यकर्ताओं की गुंडाई और दबंगई के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। नहीं, यशो से अपने मातहत से अपने से काम लेना ये अधिकारी की जिम्मेदारी है। अधिकारी है ही इसीलिए, अधिकारी 24 घंटे गश्त करने के लिए नहीं है, अधिकारी सिपाही नहीं है। जो वो गुंडागर्दी करे उसके खिलाफ कार्रवाई करें। शासन सत्ता कोई नहीं चाहता है गुंडागर्दी हो, माहौल न उसको फायदा पहुंचाती है न चाहता है कोई। सब चाहते हैं कि अमन चैन कायम रहे। वाराणसी, धर्मनगरी वाराणसी में भी एसपी नेता की दबंगई देखने को मिली थी। उस वक्त एक चौकी इंचार्ज का वॉइस रिकॉर्डिंग लीक हुआ था, जिसमें वाराणसी के नगर अध्यक्ष राजकुमार जायसवाल उस चौकी इंचार्ज को जीप काटने की धमकी दे रहे थे। लेकिन अभी तक उस नेता पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि
चौकी इंचार्ज अभी तक निलंबित ही चल रहा है। जिनको काम करना चाहिए स्वतंत्र होकर, लेकिन इस पार्टी के इशारे पे काम करने लगते हैं जब भी इनकी सरकार बनती है। वोट बैंक की राजनीति है ना, नहीं करेंगे तो ये चल ही नहीं पाएंगे। नोएडा गौतम बुद्ध नगर में भी एसपी नेताओं की दबंगई पुलिस पर कई बार हावी दिखाई दी, जिसने पार्टी को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया। किसी को पकड़ के रखा तो पीछे पॉलिटिकल वहां पर थाने में पहुंच जाता है, छुड़वा के ले आता है। रेड हैंडेड पकड़े को भी छुड़वा ले आता है। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो बहुत जबरदस्त है, इसलिए पुलिस जो है फोर्सफुल काम नहीं कर सकती। गाजियाबाद में जब लोगों से राय ली गई तो उनका साफ कहना था कि कुछ तो ऐसे एसपी नेता हैं जो सुबह से शाम तक सिर्फ थानों में बैठे रहते हैं। जितने भी ये सपा नेता गाजियाबाद के अंदर है, थाने और चौकी को दलाली करते हैं। यदि कोई पीड़ित अपने थाने में तहरीर या कोई एप्लीकेशन देता है और सपा नेता का या फोन आता है या वहाँ पहुंचता है तो बिना किसी इंक्वायरी के उसको तत्काल छोड़ देते हैं। आगरा ताज नगरी आगरा में भी लोगों को ऐसे ही आरोप सामने आए। लोगों की माने तो एसपी नेता और कार्यकर्ता थानों में आकर बैठ जाते हैं और अपनी मनमर्जी से काम करवाते हैं। जिसे चाहे उसको हवालात में बंद करवा देते हैं और जिसे चाहते हैं उसे छुड़ा लेते हैं। समाजवादी पार्टी के जो नेता लोग हैं वो तो थाने में ये मान के चलिए 24 घंटे थाने में उनकी ड्यूटी लगी हुई है। जैसे मान के चलो कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको एक सरकारी नौकरी दे रखी थाने के अंदर, पुलिस कर्मियों के अलावा। बेहिसाब सवालों से घिरी सरकार के सामने अब चुनौती उसी के सिपाहियों से है जो बार बार हिदायतों के बाद भी बाज नहीं आ रहे, जिसका नतीजा ये कि दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती और पीड़ितों का आक्रोश सड़कों पर दिखाई देता है। सवाल ये कि क्या यही है यूपी में प्रजातंत्र? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्या यूपी का कोई ऐसा कोना है जहां बेटियां हैवानों का शिकार ना बन रही हों? बस्ती में स्कूल से लौटते वक्त 3 छात्राएं गायब हो गईं। छात्राएं कहां हैं कोई नहीं जानता। पुलिस बेसुराग है और परिजन किसी अनहोनी की आशंका से सहमे हुए हैं। परिजनों ने अपहरण की आशंका जताई है और ऐसे में पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती है और वक्त कम। सवाल ये कि क्या वाकई पुलिस इन बेटियों का कुछ पता लगा पाएगी या फिर हर बार की तरह सिर्फ लीपापोती ही करेगी। बेहतर शिक्षा और भविष्य के लिए बेटियों को स्कूल भेजा जाता है, लेकिन घर की दहलीज पार करते ही आपकी बेटी क्या महफूज है? क्या वो घर वापस लौट आएगी या फिर वो किसी वारदात का शिकार बन जाएगी? ये सवाल खड़ा हुआ है उस खबर के बाद जो सामने आई है बस्ती से। यहाँ के घरसोइया गांव में रहने वाली 3 मासूम छात्राओं के गायब होने से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। कक्षा 4, 6 और 8 में पढ़ने वाली रेनू, रेखा और सुनो के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तीनों लड़कियां अपने स्कूल बीएल शिशु शिक्षा निकेतन पहुंची थी। तीनों ने अपनी क्लास भी पूरी की, लेकिन जब स्कूल की छुट्टी हुई उसके बाद से तीनों का कुछ पता नहीं है। स्कूल से घर लौटते वक्त तीनों लड़कियां कहां गायब हो गई कोई नहीं जानता। परेशान परिजनों ने पुरानी बस्ती थाने में लड़कियों के गायब होने की तहरीर दी है, लेकिन अब तक कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है। हमारे गांव वाले दहशत में हो गए। कल स्कूल छूटने के बाद से 2 बजे के बाद से ही ये कहानी है। तो कहीं खोजा हो गया तो नहीं खोजा गया, लेकिन वही अपने नात बात घर पड़ोसी घर में समझ के खोजा गया नात बात के यहाँ, वहाँ मिले नहीं। और फोन से दूर वहाँ वाले के यहाँ, नात बात वाले के यहाँ नंबर लगाया गया, कहें यहाँ नहीं आए हैं। तो सहेली के यहाँ 2 लड़कियां ठड़ियाई दी और ठड़िया के बाद अपने गई हैं तो लड़की ले कही कि हमार बिटिया नहीं जाए स्कूल। ओकरे बाद वो लड़की ला के हम मोड़े छोड़ दी सी है। किसी सब कैसे बताए। स्कूल की छुट्टी 2 बजे हुई, उसके बाद से लड़कियां कहां हैं इस बात का पता लगाना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। राजकुमार है इनकी लड़की जो बड़ी है 14 साल की, जिसका नाम रेखा है। तो इसके साथ 2 लड़की और हैं जो कक्षा 8 में पढ़ती हैं। तो 5 में और 1 8 में पढ़ती है। ये तीनों लड़की गायब। इनको भगाने वाला एक लड़का है, वो नामजद आ गया है। इसके साथी और 2 हैं। तो इसमें तहरीर मुझे मिल गई है। अब इसमें मुकदमा कायम होगा, ट्रस्ट होगा, बहुत जल्दी लड़की बरामद होगी और गिरफ्तारी होगी। पुलिस अधिकारी जल्दी घटना का पर्दाफाश करने की बात कह रहे हैं, लेकिन एक साथ तीनों छात्राओं की इस तरह से गायब होने से तरह तरह की चर्चाएं इलाके में हैं। वहीं किसी अनहोनी की आशंका में घिरे बच्ची के परिजन अब इस उम्मीद में हैं कि वो जल्दी घर वापस लौट आएंगी। वही सवाल एक बार फिर यूपी में बेटियों की सुरक्षा को लेकर उठा है। राघवेंद्र सिंह, जी मीडिया, बस्ती।
बेटियां यूपी में महफूज नहीं हैं। एक के बाद एक सामने आती वारदातों ने बेटियों की सुरक्षा पर न सिर्फ सवाल खड़े किए हैं बल्कि खाकी भी सवालों के घेरे में है। कानपुर में भरे बाजार सरेरा एक और बेटी को बाइक सवार मनचलों ने छेड़खानी का शिकार बनाया। भीड़ तमाशा देखती रही और पुलिस नदारत रही। 100 नंबर पर पुलिस से मदद मांगने पर पीड़ित को पुलिस ने घर जाकर आराम करने की सलाह दे डाली। देखिए यूपी पुलिस का असली चेहरा तफ्तीश की इस रिपोर्ट में। मनचले छेड़ते रहे, पब्लिक देखती रही, पुलिस अनसुना करती रही। कानपुर में बेलगाम मनचले। कानपुर के कल्याणपुर थाना इलाके में पुलिस और पब्लिक का गैर जिम्मेदाराना रवैया सामने आया है। सरेआम एक लड़की को शोहदे छेड़ते रहे, लड़की मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन पब्लिक मूक दर्शक बनी, सब कुछ देखती रही। 100 डायल करने के बाद भी पुलिस की कोई मदद नहीं पहुंची। जी मैंने 100 नंबर पे नंबर भी लगाया लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं। मैंने जस्ट 5 मिनट भी नहीं हो गए, मैंने तुरंत 100 नंबर पे कॉल की थी बस, बट वो कॉल लग ही नहीं रही थी, बस उसमें इंगेज जैसा जा रहा था। बस यदि 100 नंबर रियली ओपन होता तो वो शायद सौदा पकड़ा जाता। दरअसल बीएससी की छात्रा शाम के वक्त कोचिंग से घर वापस लौट रही थी, तभी बाइक सवार 2 शोहदे पहुंच गए। पहले तो लड़की का मोबाइल छीना और फिर उसके साथ बदसलूकी शुरू कर दी। ये सब कुछ भरे बाजार में हो रहा था, वो भी सैकड़ों लोगों के सामने, लेकिन किसी ने विरोध दर्ज करने की कोशिश तक नहीं की। दूरी पे था जब मैं कॉल कर रही थी, वहाँ पे जितनी भी पब्लिक थी, पब्लिक केवल शोर मचा रही थी, कोई भी उसके पीछे भाग नहीं रहा था। मैंने जस्ट सारी चीजें ये बोली कि फॉलो करो, लेकिन कोई भी वहाँ पे नहीं पहुँचा। मनचलों की जुर्रत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दोनों ने न तो हेलमेट पहना हुआ था और न ही कपड़े से अपना चेहरा ढके हुए थे। ओपन था, दोनों लड़कों का फेस ओपन था, वो सरेआम बदतमीजी कर रहे थे। सरेआम की फेस भी मेरा देखो मैं बदतमीजी कर रहा हूँ। सरेआम वो अपना फेस दिखाने की कोशिश भी कर रहे थे, बट मैंने ध्यान नहीं दिया। वो दिखाने के लिए आए थे कि देखो मैं बदतमीजी कर रहा हूँ, मेरा फेस भी देखो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होने वाली। मैं इतना बड़ा गुंडा हूँ, उनका मतलब ये था। हैरानी की बात यह है कि पूरे मामले में पुलिस का रवैया बेहद ही लापरवाही भरा रहा। 100 नंबर डायल करने के बावजूद पुलिस मौके पर नहीं पहुंची और शिकायत करने पर घर बैठने की सलाह दे डाली। पुलिस के इस रवैये से पूरा परिवार गहरे सदमे में है। किसी के साथ कोई घटना हो जाती, कोई बदतमीजी कर रहा है, आप ये बोल रहे हैं कि आप आराम कीजिए, कल सुबह आइएगा। ऐसे में सवाल ये, क्या पुलिस शोहदों को बचाना चाहती है या फिर उन्हें पकड़ने की अपनी ड्यूटी से बचना चाहती है? पुलिस के इस रवैये से छात्रा की समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने साथ हुई घटना के विरोध में आवाज बुलंद करे या पुलिस की सलाह मानकर घुट घुट कर जीना सीख ले। आर्यन अग्रवाल, जी मीडिया, कानपुर। एटीएम कार्ड का इस्तेमाल करते वक्त आप जरा सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो किसी हैकर की शातिर नजर आपके ऊपर हो और आप उसके शिकार बन जाएं। संभल में पुलिस की गिरफ्त में ऐसे ही 2 हैकर्स आए जो अपनी मौज मस्ती के लिए इस जुर्म को अंजाम देते थे। कैसे बनाते थे लोगों को शिकार और क्या है इनसे बचने के उपाय, देखिए तफ्तीश की इस रिपोर्ट में। संभल के चंदौसी में पुलिस ने एटीएम कार्ड हैक कर अकाउंट से लाखों रुपए उड़ाने वाले जालसाजों के गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में एक शुभम लखनऊ में बीटेक का छात्र है, जबकि दूसरा मुनीश बदायूं में 12वीं क्लास में पढ़ता है। दोनों अच्छे परिवार से हैं। मौज मस्ती और शौक पूरे करने के लिए ये लोग चोरी करते थे। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस ने दोनों जालसाजों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह लोगों के एटीएम कार्ड को हैक करने के साथ साथ कार्ड को बदल देते थे। इसके बाद अकाउंट से पैसे निकाल लेते थे। दर्जनों लोगों को ये जालसाज लाखों का चूना लगा चुके हैं। फिलहाल पुलिस गिरोह के दूसरे सदस्यों की तलाश में जुटी है। कल चंदौसी पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। इसमें 2 संदिग्ध लोग जो है उसमें अरेस्ट हुए हैं। उनके साथ से जो है पास से उनके करीब 4 से 5 एटीएम जो है जो फेक एटीएम है वो बरामद हुए हैं। उनके पास से करीब 25,000 रुपये नगद कैश बरामद हुए हैं। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल है जो संदिग्ध लग रही है, जो नंबर पे उस पर पड़े हुए हैं, और 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। दोनों को मुकदमा लिख करके
संबंधित धाराओं में उनको जेल भेज दिया गया है। एटीएम पिन की सुरक्षा को लेकर यूजर्स अक्सर बहुत लापरवाह रहते हैं। जानकारों के मुताबिक एटीएम मशीन में सिर्फ एक छेद कर पेन ड्राइव के जरिए सारा पैसा ट्रांसफर किया जा सकता है। जानकारों के मुताबिक एटीएम मशीन में पेन ड्राइव लगाकर उसे हैक करने का काम बड़ी आसानी से किया जा सकता है। इस काम के लिए पेन ड्राइव को एटीएम मशीन से जोड़ना होता है। पेन ड्राइव में पहले से ही एक मालवेयर प्रोग्राम से जुड़ा होता है। मालवेयर खास तरह का कंप्यूटर वायरस है जो सिस्टम में गड़बड़ी करने के लिए बनाया जाता है। ग्राहकों को ध्यान देना चाहिए कि एटीएम कार्ड और पिन को एक साथ न रखें। एटीएम पिन को टेक्स्ट मैसेज या ईमेल के जरिए न भेजें। अगर आप अपने एटीएम का पिन लगाकर 4 बार गलत प्रेस करेंगे तो एटीएम कार्ड मशीन में फंस जाएगा। थोड़ी सी सावधानी से आप अपनी मेहनत की कमाई को लुटने से बचा सकते हैं। जरूरत है सावधान और सतर्क रहने की। सुनील सिंह, संभल, जी मीडिया। फर्जी आईडी बनाकर सिम एक्टिवेट करने वाले एक गैंग का कानपुर पुलिस ने पर्दाफाश किया है। ये गैंग निर्वाचन आयोग की लिस्ट साइट से पहले जानकारी निकालता और फिर फर्जी आईडी बनाकर सिम एक्टिवेट कराकर उसे बेचा करता था। पुलिस ने इस गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह भी खुलासा हुआ है कि इस गैंग के बड़े पैमाने पर अपना नेटवर्क बिछा रखा है। कानपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसने निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली और उसकी गोपनीयता पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं। निर्वाचन आयोग की लिस्ट साइट से निकालकर फर्जी आईडी बनाकर सिम एक्टिवेट करने वाले गैंग का भंडाफोड़ हुआ है। इस मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और उनके पास से एक्टिवेटेड सिम, फर्जी वोटर आईडी, कंप्यूटर स्कैनर, वोटर लिस्ट और फोटो बरामद की है। पकड़े गए शातिर अपराधी इन सिमों को कानपुर के आसपास के जिलों में बेचते थे। गिरफ्त में आए आरोपियों ने बड़े पैमाने पर अपना नेटवर्क बिछा रखा है। दरअसल बर्रा पुलिस को बीते कई दिनों से प्री एक्टिवेटेड सिमों की बिक्री की सूचना मिल रही थी, जिसके बाद फार्मासिस्ट चंद्र कुमार सचान के मकान पर छापा मारा, जिनके पास से मौके से भारी संख्या में फर्जी वोटर आईडी, हजारों फोटो, सिम, स्कैनर, कंप्यूटर बरामद हुए। 2000 फर्जी सिम कार्ड, कंप्यूटर के इक्विपमेंट्स का गिरफ्तार किया गया है। ये लोग इंटरनेट से चुनाव में जो नामावली है उसको डाउनलोड करते थे, उससे फर्जी फोटो लगा के फर्जी आईडी तैयार करते थे और आसपास के जिलों में बेचते थे। इसके अलावा उन्हीं आईडी के आधार पर ये लोग फर्जी सिम बनाकर पब्लिक में बेचते थे। फर्जीवाड़े के इस गैंग के तार कहां तक फैले हैं, पुलिस अब इसकी जांच में जुट गई है। मोहम्मद उजैर, कानपुर, जी मीडिया।